मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के री एग्ज़ाम के लिए। हम लोग बढ़िया से मेहनत करें ताकि हम लोग निश्चित ही सफल हो पाएँ। उसी के क्रम में हम लोगों ने जो अभी तक पहले हम लोग अभी जो पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक लगभग पूरा कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग इसका टेस्ट सीरीज बनाकर अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम लोगों का रिवीजन भी होता रहे और करंट के क्वेश्चन भी उसमें शामिल होते रहें और एक अच्छा संग्रह हो जाए ताकि अपने पेपर में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और निश्चित ही अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो चलिए हम इसी क्रम में हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जीएस का सेट करेंगे मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का कि हाल ही में चक्रवात रेमल, कहीं कहीं रेमिल लिखा मिलता है, रेमल बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ये पूछा जाता है कि जो चक्रवात वगैरह आती हैं या तो स्थान पूछ लिया जाता है कहाँ पर आया था। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि बंगाल की खाड़ी में ये काफ़ी सक्रिय है। तो इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो हम लोग को देखना है ऑप्शन ए बांग्लादेश के द्वारा, कि ऑप्शन बी ओमान के द्वारा, कि ऑप्शन सी म्यांमार के द्वारा, कि ऑप्शन डी कुवैत के द्वारा। तो इसका नामकरण हम लोगों को याद रखना है कि ऑप्शन बी मतलब ओमान के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। हम लोगों को याद रखना है कि जैसे हिंद महासागर में आया था तो ये क्या है, कई देशों का एक समूह है, उसके बाद में सब देश द्वारा एक एक नाम सुझाया जाता है और जिसका क्रमिक रूप से कोई चक्रवात आता है तो क्रम से ही उसका नाम रखा जाता है। ये हम लोगों को याद रखना है। एक वीडियो में हम लोग आगे इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कैसे नामकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? चूंकि न्यायाधीश इस समय काफ़ी चर्चा में, सरकार और न्यायाधीश के बीच में काफ़ी खींचातानी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन उठाया गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए राजीव जी है, कि ऑप्शन बी डीवाई चंद्रचूड़ है, कि ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया है, कि ऑप्शन डी राजीव कुमार है। तो हमारा मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डीवाई चंद्रचूड़। क्या है? डीवाई चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि काला नमक चावल, क्या कह रहा है कि काला नमक एक चावल की प्रजाति है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि काला नमक की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डाट डाट जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। मतलब किस जिले का ये उत्पाद है काला नमक चावल? तो हम लोग को ध्यान देना है ऑप्शन ए गोरखपुर, की ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी रायबरेली, की ऑप्शन डी गोंडा। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है कि जो काला नमक चावल है ये सिद्धार्थनगर का है। कहाँ का है? सिद्धार्थनगर का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। एक चीज़ हम लोगों को इसके साथ याद रखना, चूँकि गोरखपुर काफ़ी हाईलाइटेड है और मुख्यमंत्री जी का जिला भी है, तो गोरखपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद, इसको हम लोग शार्ट में ODOP भी कहते हैं। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये हम लोगों को याद रखना है कि गोरखपुर का क्या है। तो हम लोग को याद रखना है टेराकोटा, मिट्टी के जो बने हुए सामान होते हैं वो टेराकोटा के अंतर्गत आते हैं, हम लोगों को याद रखना है। और रायबरेली, जैसे रायबरेली किस चीज़ लिए फेमस है, इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो हम लोग को याद रखना है कास्ट कला। कास्ट माने लकड़ी की जो सामान बनाए जाते हैं उस पर डिजाइन वगैरह की जाती है, तो उसको कास्ट कला के अंतर्गत लाया जाता है। तो ये कास्ट कला के लिए फेमस है। और गोंडा जो है हम लोगों को याद रखना है खाद्य प्रसंस्करण के लिए। किसके लिए? खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके साथ साथ हम लोगों को अपने अयोध्या भी याद रखना है कि अयोध्या किसके लिए फेमस है? तो हम लोगों को याद रखना है अयोध्या गुड़ के लिए। किसके लिए? गुड़ के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत अयोध्या का प्रोडक्ट क्या है? गुड़ है, ये हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ये हम लोग याद रखना है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 10 सितंबर को, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 10 नवंबर को, कि ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। तो हम लोगों को याद रखना है कि इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10 दिसंबर। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये हम लोगों को याद रखना है कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसकी शुरुआत हम लोगों को याद रखना 1948 से। कब? 1948 में इसकी शुरुआत हुई, ये हम लोगों को याद रखना है, तभी से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि वर्तमान में भारत की कौन सी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। भारत में जो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का चुनाव इलेक्शन हो रहा है
वो कौन सी क्रम की, मतलब किस क्रम की लोकसभा है, ये हम लोगों को याद रखना है। चौथी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 16वीं की, ऑप्शन बी 17वीं की, ऑप्शन सी 15वीं की, ऑप्शन डी 18वीं। तो हम लोगों को याद रखना है जो प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, वो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। किसकी, 18वीं। तो ये हम लोगों को याद रखना है। अब जो पार्टियां जीतेंगी, जो मंत्री वगैरह बनेंगे, वो 18वीं लोकसभा में रहेंगे, ये हम लोगों को याद रखना है। अभी तक जो चल रही थी वो 17वीं थी, अब वर्तमान में इसका इलेक्शन हो रहा 18वीं है, ये हम लोगों को याद रखना है। 7 चरणों में चुनाव हम लोगों के हो रहे हैं। कितने चरणों में, 7 चरणों में। ये हम लोगों को, इसका पीछे हम लोगों ने इसका डिस्कस भी किया है पीछे की सीरीज में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। ये मतलब कह रहा है कि कौन सा सही मिलान है, कह रहा है कौन सा सही मिलान है पूछ रहा है। तो ये हम लोगों को याद रखना। जैसे अनुच्छेद इसमें 19 के बारे में पूछ रहा है, जैसे अनुच्छेद 19 में कह रहा है संघ बनाने का अधिकार, तो ये गलत हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो संघ बनाने का अधिकार है वो 19C में है। किसमें है, 19C, अनुच्छेद 19C के अंतर्गत आता है संघ बनाने का, संघ या सम्मेलन बनाने का अधिकार। ये हम लोगों को याद रखना, 19C में है संघ बनाने का अधिकार। और इसमें जो कह रहा है कि 19B में रहा किसी भी पेशे का अभ्यास, तो ये हम लोगों को पता है कि जो 19B है वो कैसा है, शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन, क्या कह रहा है कि शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने का अधिकार, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा, मतलब ऑप्शन सी में कह रहा है कि 19(1) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हम लोगों को पता है इसको हम लोग वाक भी कहते हैं, वाक एवं या वाक एवं भी लिखा रहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें डी में क्या कह रहा है कि 19G में शांतिपूर्वक हथियारों को, तो ये नहीं है। 19G में हम लोगों को पता है कि व्यापार व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता एक प्रकार से, ये 19G में आती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का है, हम लोगों को याद रखना है कि जो कह रहा है कि आईपीएल 2024 किस टीम ने जीता। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि आईपीएल 2024 किस टीम ने जीता। तो हम लोगों को पता है कि किसने जीता था, तो आईपीएल 2024 केकेआर ने जीता। किसने जीता, केकेआर। इसको हम लोग कहते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या है, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये हम लोगों को याद रखना है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। अब हम लोगों को याद रखना है किसको हरा करके जीता है, तो ये हम लोगों को याद रखना है कि सनराइजर्स, किसको, सनराइजर्स हैदराबाद एक टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद को इन्होंने हरा करके जीता है। और 8 विकेट से, किससे, 8 विकेट से हराया, ये हम लोगों को याद रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इन्होंने चौथी बार जीता, तो ये हम लोगों को याद रखना है इन्होंने तीसरी बार आईपीएल जीता। कितना जीता, तीसरी बार ये इनका जीत का केकेआर का, ये हम लोगों को याद रखना है। और ये जो जीतने वाली टीम है उसमें लगभग उनको 20 करोड़ रुपया मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि कौनी बार जीते हैं, किस बार, तो तीसरी बार। और किसने जीता, तो केकेआर ने किसको हरा कर जीता, तो सनराइजर्स हैदराबाद को, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो कौन सा चुनाव, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है कि जो ऑप्शन बी है, क्या है, ऑप्शन बी, ये क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के रीति से संबंधित है, किस तरीके से चुनाव होता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव, या हम लोग निर्वाचन कह सकते हैं, चुनाव के रीति से संबंधित है। किससे, इनकी रीति, किस रीति से चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उससे संबंधित है। और जो अनुच्छेद 54 हम लोगों को यहाँ याद रखना है, अगर 54 दिया होता तो हमें 54 ही मारना पड़ता, लेकिन इसमें 54 नहीं है, तो ये 55 ही सही हो जाएगा। 54 में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये हम लोगों को याद रखना है। तो
अब चूंकि 54 नहीं दिया हुआ है तो 55 में चुनाव की रीति है, तो ये हमारा यही सही हो जाएगा। देखो घुमा के क्वेश्चन थोड़ा से पूछे हुए हैं, तो इसको हमको याद रखना है कि 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया हुआ है और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, मतलब किस रीति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये 55 में है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी 55 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का भारत में पद्म पुरस्कारों को कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार जो हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो पद्म पुरस्कार गृह मंत्री के द्वारा, कि राष्ट्रपति के द्वारा, कि प्रधानमंत्री के द्वारा, कि मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए जाते हैं। अब ये हम लोगों को याद रखना है 2024 में जो पद्म पुरस्कार है उसमें 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म श्री। तो इसमें हम लोगों को पता है कि कुल मिलाकर 80 पद्म पुरस्कारों में जो पद्म पुरस्कार हैं उसमें कुल मिलाकर 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा 2024 में। उसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को ये विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण, ये पद्म भूषण दिया जाएगा। और जो कितने हैं 110 लोग हैं उनको पद्मश्री, क्या पद्मश्री दिया जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से 132 लोगों को पद्म पुरस्कार 2024 में प्रदान किया जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों में कह रहा माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जिसको लिखा जाता है, को नियंत्रित करने के लिए, कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान की। किस संशोधन ने पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ये 2014 नहीं, ये 2016 होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई है, 2016। तो ये हम लोगों को याद रखना है। किस कह रहा है कि किस संसद राज्य, मतलब कह रहा है किस संशोधन द्वारा। तो हम लोगों को संशोधन ध्यान देना है, संशोधन विधेयक कह रहा है, एक्ट नहीं पूछ रहा है। तो किस संशोधन विधेयक के द्वारा जो आपकी जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर था उसको कह रहा मान्यता प्रदान की गई। हम लोगों को याद रखना है अगर संविधान संशोधन विधेयक पूछ रहा तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक होगा जीएसटी वाला। कौन वाला, जीएसटी वाला। अगर एक्ट पूछता, अधिनियम पूछता तो 101 होता, लेकिन फिर भी यहाँ अधिनियम लिखा नहीं हुआ है इसलिए हमारा ये नहीं होगा। अगर किस अधिनियम के द्वारा पूछता तो हम लोगों को याद रखना है 101वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। लेकिन ये बिल पूछ रहा है, नॉट टू एक्ट, ये बिल पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा 122वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। और अगर अधिनियम पूछता तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम होता, यहाँ विधेयक ना होता। तो ये हमें याद रखना है। हम लोगों को पता है कि जीएसटी हमारे यहाँ कब लागू हुई थी, तो 2016 में जुलाई में लागू हुई थी, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो केन नहीं है, कि बेतवा नहीं है, कि चंबल नहीं है, कि कल्याणी नहीं है। तो हमको पता है कि केन, बेतवा और चंबल जो यमुना की सहायक नदी हैं वो हैं, लेकिन जो कल्याणी है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी, कह रहा है यमुना की सहायक नदी, यहाँ पर लिखना था नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कल्याणी। क्या, ऑप्शन डी कल्याणी सही हो जाएगा। ये गंगा की सहायक नदी है, तीनों यमुना की हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को देखना है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो चंदौली है, कि औरैया है, कि महोबा है, कि एटा है। तो हम लोग को याद रखना बुंदेलखंड का हिस्सा क्या है, महोबा है। जैसे हम लोगों को पता है इसमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के लगभग आते हैं। महोबा है, ललितपुर है, उसके बाद में झांसी है, चित्रकूट है, और जालौन है, हमीरपुर है। तो इस प्रकार से बांदा है। तो ये 7 हो जाएंगे, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डॉट 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संस्थापक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। किस पत्रिका के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम लोग को याद रखना ये पत्रिका बाल बोधनी पत्रिका थी। इसको स्त्री पत्रिका भी कहा जाता है, या महिला पत्रिका, पहली महिला पत्रिका, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये पत्रिका बाल बोधनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हम लोगों को पता है 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 1 अप्रैल, ये हम लोगों को याद रखना है, डेट भी कभी कभी पूछ सकते हैं। 1 अप्रैल 1935 में हुई। और किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, अधिनियम 1934 में था। 35 है, 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हुई, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी हम लोगों को पता है दमिश्क है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। चूंकि सीरिया राजनीतिक तौर पर काफ़ी अशांत रहता है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी का, ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर पाया गया है? पृथ्वी के जो सतह है, जो हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसकी सतह के नीचे कह रहा है कितने किलोमीटर नीचे पानी का एक बहुत बड़ा महासागर पाया गया है। अब लोग को ध्यान देना है कि ये 700 किलोमीटर, किससे? 700, धरती के अंदर आप 700 किलोमीटर जाएंगे तो 700 किलोमीटर की गहराई में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा महासागर, बहुत गहरा महासागर पाया गया है। उसमें लगभग ये कहा जाता है कि वर्तमान में पृथ्वी के ऊपरी छोर पर जितने टोटल पानी है उसका लगभग 3 गुना, उसका लगभग 3 गुना जल है। और जो जल है एक प्रकार की चट्टान है जो जल को सोख लेती है, अपने से लगभग 20-25 गुना अधिक जल सोख सकती है। उसी में ये सोख कर पूरा पानी इकट्ठा है, स्टोर है। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर ये बहुत ज़्यादा, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है भूकंप के तरंगों के द्वारा। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि ये कितने किलोमीटर गहराई में पाया गया। तो 700 किलोमीटर के नीचे अंदर, ज़मीन के अंदर आप ड्रिल करिए 700 किलोमीटर, मतलब ड्रिल तो संभव नहीं है, ये बता रहे हैं तरंगों के द्वारा भेजा गया है। तो ये हमें इतना याद रखना है कि कितने किलोमीटर गहराई पर पाया गया, तो 700 किलोमीटर में। तो ये लगभग कितना गुना है? तो जितना पृथ्वी की सतह पर जल है उससे 3 गुना अधिक है लगभग। और ये हमें याद रखना है कि अगर पूछ ले कि किस परत में आएगा, तो हम लोगों को पता है कि ज़्यादा चौड़ी परत मेंटल आएगी। तो पृथ्वी के 3 परतें होती हैं, हम लोगों को पता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये मेंटल के अंतर्गत आएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का कि कांस फिल्म फेस्टिवल पहली बार वर्ष 2024 में किस भारतीय को बेस्ट एक्टर्स, कह रहा है कि अनसर्टन रिकॉर्ड कैटेगरी में, अनसर्टन रिकॉर्ड कैटेगरी में किस एक्टर्स को दिया गया बेस्ट एक्टर्स के लिए? तो ऑप्शन ए कृति सेनन को दिया गया, कि ऑप्शन बी पायल घोष को दिया गया, कि ऑप्शन सी अनसुईया सेन गुप्ता को, कि ऑप्शन डी स्मिता पाटिल को दिया गया। तो हमको याद रखना है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये चूंकि भारत में पहली बार भारत के कैंडिडेट को मिल रहा था, हमें इसको याद रखना है कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल का पहली बार पुरस्कार किस भारतीय महिला को या अभिनेत्री को मिला? तो अनसुईया सेन गुप्ता, ये हम लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में विश्व, कह रहा वर्तमान में विश्व के किस देश में सर्वाधिक हाथी हैं? ये काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन था कि वर्तमान में किस देश में सबसे अधिक हाथी हैं। तो ऑप्शन ए नाइजीरिया में है, कि ऑप्शन बी भारत में है, कि ऑप्शन सी रूस में है, कि ऑप्शन डी बोत्सवाना में है। तो हम लोग को याद रखना है विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना अफ्रीका का एक देश है, लगभग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के पास जो दक्षिण महाद्वीप है अफ्रीका का, नीचे भाग में, ये हम लोग को याद रखना है। तो नीचे की तौर पड़ता है साउथ अफ्रीका के पास। तो ये हम लोगों को याद रखना, बोत्सवाना में सबसे अधिक हाथी हैं। ये चर्चा में क्यों है? लगभग 1,30,000 हाथी हैं पूरे देश में, 1,30,000 हाथी हैं, जो विश्व में लगभग सबसे अधिक है। ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर एक ट्रॉफी हंटिंग करके विवाद उठा था कि जो हाथी मारते हैं ट्रॉफी हंटिंग कहलाता है, और उसके लिए जर्मनी ने इनका विरोध किया था कि आप जानवरों को इस तरह से मार रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम 20,000 हाथी ज़्यादा करेंगे तो आपके देश में भेज देंगे और वो आपके देश की व्यवस्था को गड़बड़ कर देंगे। तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में था। तो किस देश में सबसे अधिक हाथी पाई जा रही हैं? तो हमको याद रखना बोत्सवाना में। लगभग कितना है? तो लगभग 1,30,000, लगभग 1,30,000 विश्व में सबसे अधिक हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। बोत्सवाना की राजधानी हम लोगों को गैबोरोन है। क्या है? गैबोरोन, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो हम लोगों को याद रखना है कि क्यात है, कि
नायरा है कि रियाल है कि क्रोन है। तुम लोगों को याद रखना है म्यांमार की मुद्रा क्या है। ये काफ़ी अशांति म्यांमार में भी फैली हुई है, सैनिक शासन हो गया है, तो इसलिए चर्चा में है। हम लोगों को इसकी राजधानी भी याद रखना है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। तो राजधानी हम लोगों को पता है, राजधानी म्यांमार की क्या है, तो नाय पीतान, कहीं कहीं नायपीता लिखा रहता है, तो इनकी भाषा में नायपीतान करके लिखते हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है नायपीतान कहाँ किसकी राजधानी, म्यांमार की। इनकी मुद्रा क्या है, क्यात है। ये हम लोग को ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का कि वर्ष 2024 में ओलंपिक किस देश में आयोजित हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक से एक क्वेश्चन आता है, चूंकि अभी आयोजित हो नहीं पाया है, हुआ नहीं है, तो अभी के लिए यही क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश में ओलंपिक आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए रूस और चीन में, कि ऑप्शन बी फ्रांस में, कि ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, कि ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो हम लोग को याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में 2024 में जो ओलंपिक आयोजित होने जा रहा है वो कहाँ पर होगा। ऑप्शन बी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर, पेरिस में होगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये लगभग 2024 में जुलाई और अगस्त में होगा। कब, जुलाई और अगस्त में होगा। ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये याद रखना है कि 24 में कहाँ पर हो रहा है, तो ये पेरिस में हो रहा है, पेरिस में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का, कह रहा है कि किस संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स्ट कार टी सेल कह रहा है कि नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी विकसित की। एक प्रकार की थेरेपी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कैंसर को ठीक किया जाता है। कह रहा है नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी विकसित की है, जिसे राष्ट्रपति ने लॉन्च किया। चूंकि राष्ट्रपति ने इस थेरेपी को लॉन्च किया इसलिए काफ़ी चर्चा में है, तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को याद रखना है कि नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी किसने विकसित किया। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई ने किया था, कि ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर और सीरम ग्रुप ने किया था, कि ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और गूगल ने मिलकर किया है, कि ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली ने किया है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कि जो नेक्स्ट कार्ट टी सेल थेरेपी का विकास किसने किया, तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने मिलकर किया। ये हम लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में पहली स्वदेश निर्मित ये थेरेपी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोगों का, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डाट के दोहराया गया है। जो आगरा की मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था, तो हम लोगों को याद रखना है शाहजहां ने कराया था। किसका ने कराया था, शाहजहां ने कराया था। दिल्ली में भी एक मोती मस्जिद है, ये फेमस है, लाल किले में है, दिल्ली की मोती मस्जिद। ये हम लोगों को याद रखना है कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था। ये हम लोगों को याद रखना है। और जो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला कौन सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो लेटेराइट होती है, कि जलोढ़ मृदा होती है, कि लाल मृदा होती है, कि काली मृदा होती है। जैसा कि हम लोगों को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड आता है, बहुत बार आता है। तो ये कपास की खेती के लिए काली मृदा इंपॉर्टेंट है। कौन सी काली मृदा, इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसको कपास की मृदा भी कहा जाता है, इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इसमें अपने आप दरार फट जाती है, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा ज़्यादा बॉक्साइट उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, कि ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, कि ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, चूंकि बॉक्साइट पूछ रहा है तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कौन उत्पन्न करता है, तो उड़ीसा। भारत का लगभग 50% से अधिक बॉक्साइट अकेले उत्पन्न करता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और विश्व स्तर पर अगर हम लोग देखें पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादक कौन सा देश करता है, तो हम लोग को ध्यान देना है ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए कौन हो जाएगा, उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पन्न करता है, और विश्व स्तर में ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का कि योगक्षेम बहेम हम
योगक्षेमम वहेमहम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये हम लोग को याद रखना है कि ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक का है, कि ऑप्शन बी एलआईसी ऑफ इंडिया का है, ऑप्शन सी लोकसभा का है, कि ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय का है। तो ये योगक्षेम वहेमहम ये एलआईसी का, किसका? एलआईसी का आदर्श वाक्य है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मतलब हिंदी में अर्थ होता है, चूँकि ये संस्कृत में है, तो इसका अर्थ होता है कि आपका कल्याण। एलआईसी कहती है कि आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। एलआईसी कहती है कि आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। तो ये आदर्श वाक्य किसका है? तो एलआईसी का है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद्र की, कि ऑप्शन बी बाईचुंग भूटिया की, ऑप्शन सी पेले की, कि ऑप्शन डी डेविड बेकहम की। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद्र की। हम लोगों को पता है कि ये हमारे देश के बहुत ही महान खिलाड़ी थे, हॉकी का जादूगर इन्होंने कहा जाता है, और भारत को 3 बार इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है, तो इसलिए काफ़ी फेमस हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र का जो आत्मकथा का शीर्षक है गोल है। इन्होंने कई गोल किया था हॉकी में, इसलिए इन्होंने उसका नाम रखा गया गोल। ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और विलुप्त प्राणियों के लिए दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो जो ये कह रहा है कि किस प्रकार के जो दस्तावेज हैं जिसमें जो जानवर हैं या वनस्पतियां हैं या कवक हैं जो कहने का मतलब दुर्लभ हो गए हैं या विलुप्त प्राय हो गए हैं, विलुप्त प्राय होने वाले हैं, उनका दस्तावेज मतलब उनको उसमें लिखा जाता है। तो किसका क्या कहा जाता है? उसका नाम हम लोग को याद रखें, रेड डाटा बुक। क्या है? रेड डाटा बुक। ये हम लोगों को याद रखना है। रेड डाटा बुक एक कहने का मतलब एक किताब कह सकते हैं, एक डायरी होती है जिसमें इस प्रकार की प्रजातियों को विवरण लिखा रहता है कि कौन संकटग्रस्त हैं या कौन समाप्त होने वाली हैं या कौन से जानवर हैं, कवक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोगों का कह रहा है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? पशुओं में नहीं होता है, ये हम लोगों को पूछ रहा है। तो पशु हम लोगों को पता है, पशु में और पौधे दो जाते हैं। तो पशु में अगर नहीं हो रहा तो मतलब केवल किस में होगा? पौधों में, पेड़ पौधों में होगा। तो ये हम लोग को याद रखना है। तो ऑप्शन ए केंद्रक है, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य है, ऑप्शन क्या है सी कोशिका भित्ति है, और ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली है। तो ये हम लोग को याद रखना है। जो कोशिका भित्ति है, क्या है? कोशिका भित्ति है, ये केवल पौधों में पाई जाती है, ये पशुओं में नहीं पाई जाती है। बायोलॉजी में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पशुओं में नहीं पाई जाती है। ये हम लोग को याद रखना है, कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है हम लोगों का कि निम्न में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी, कोयले की सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी है? लिग्नाइट कोयले की है, कि पीट की है, कि बिटुमिनस की है, कि एंथ्रेसाइट की है? तो हम लोगों को पता है कि कोयले के 4 प्रकार है। सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी होती है? एंथ्रेसाइट कोयले की होती है। किसकी होती है? एंथ्रेसाइट की होती है, क्योंकि इसमें हम लोगों को पता है लगभग 80 से 90% तक क्या होते हैं? जो कार्बन पाए जाते हैं, जलने में बहुत अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर नंबर 1 हम लोगों को याद रखना है, सबसे बेहतरीन होता है एंथ्रेसाइट। उसके बाद में कौन होता है? बिटुमिनस। क्या है? उसके बाद में दूसरे नंबर पर बिटुमिनस होता है, तीसरे पर लिग्नाइट आता है, और सबसे कम जो बेस्ट, सबसे कहने मतलब सबसे घटिया किस्म का कोयला सबसे पीट कोयला होता है, जो चौथे नंबर पर आता है। इसमें लगभग 30-40% के आसपास कार्बन मतलब बहुत कम पाया जाता है, जलने में अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट, दूसरे पर बिटुमिनस, फिर और लिग्नाइट, फिर पीट होता है। ये कोयले के प्रकार हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर ये 30 है हम लोगों का, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा क्या है? ये हम लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए ल्यू है, कि ऑप्शन बी क्यास है, कि ऑप्शन सी मेटिकल है, कि ऑप्शन डी कह रहा है कि तोगरोग है। तोगरोग या तोगरीक कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसमें मंगोलिया की मुद्रा पूछ रहा है, तो हम लोग को याद रखना है ऑप्शन डी से हो जाएगा, तोगरीक या तोगरोग। मंगोलिया की राजधानी भी हम लोगों को याद रखना है, चूँकि मुद्रा और राजधानी पूछते रहते हैं, और ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो तोगरोग, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर, ये हम लोगों को याद रखना है।
मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और इसकी मुद्रा तोगरिक या तोगरोक कह सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों हमारा 30 क्वेश्चन हुआ और ये क्वेश्चन लगभग वैसे हैं जो प्रेजेंट टाइम में पुलिस में पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें मिले हुए हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप लोग अगर इसको तैयार करते रहेंगे तो हम लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आगे करंट वगैरह हैं या जो क्वेश्चन हमारे हैं दोहरा भी जाएंगे। इसलिए आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। अगर आपको वीडियो बड़ी लगती है तो आप बढ़ा करके देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।